मार्शल आर्ट्स वर्ड अध्याय 6 नंगे हाथों से लड़ाई। पियाओटियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। वांग यीगाओ को लगा कि उसके सामने वाला आदमी पागल हो गया है। ऐसे लोग भी थे जो ऊंचे स्तर के विरोधियों को हरा सकते थे, लेकिन वे प्रतिभाशाली थे और यह केवल उच्च स्तरीय कौशल और प्रसिद्ध शिक्षकों के मार्गदर्शन से ही संभव था। लिन मिंग एक गरीब लड़का था और यह बहुत अच्छा था कि उसे यह निम्न स्तरीय कौशल प्राप्त हुआ। उसकी प्रतिभा कमजोर थी, फिर भी वह उसे हराना चाहता था। क्या उसे कल रात पर्याप्त नींद नहीं मिली और अब वह नींद में चल रहा था? अगर मैं जीत गया तो मुझे 200 साल पुराने खून के जिनसिंग और 500 टैल सोना चाहिए। 200 साल पुराने खूनी जिनसिंग और 500 टैल सोना। आसपास के सभी लोग मन ही मन हैरान थे। यह बच्चा कोई आसान नहीं है। 2 खूनी जिनसिंग की कीमत 300 टैल सोना है, जो कुल मिलाकर 800 टैल होता है। यह कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन इसे पाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। 800 टैल सोना, वांग यीगाओ ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ और पैर 800 टैल सोने के लायक हैं? तियानयुन देश में कुलीनों और आम लोगों की स्थिति बिल्कुल असमान है। अगर वांग यीगाओ गलती से किसी की हत्या भी कर दे तो उसे सिर्फ एकांत कारावास की सजा मिलेगी और फिर 100 से 200 टन सोने का मुआवजा देना होगा। लिन मिंग ने धीरे से कहा, एक योद्धा के हाथ और पैर अमूल्य होते हैं। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं सोना दे सकता हूँ और तुम्हारी नसें अपंग कर सकता हूँ। भाड़ में जाओ, तुम मौत की तलाश में हो। वांग यीगाओ गुस्से से चिल्लाया और जल्दी से अपनी कमर से लंबी तलवार खींच ली। लिन मिंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उन्होंने कहा, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। ओह, क्या यह सिर्फ 800 टैल सोना नहीं है? अगर मैं तुम्हें 1000 टैल दूं तो क्या होगा? क्या तुम्हें इसे लेने की हिम्मत है? मैं अभी तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अगर तुम 3 चालों में नहीं मारे गए तो मैं आपसे अपना नाम उल्टा बोलूंगा। वांग यीगाओ भी गुस्से में था। लिन मिंग खुश था और कुछ लोगों ने तो शिकायत भी की कि पैसे बहुत कम हैं। ठीक है, तो 1000 टैल। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वांग यीगाओ ने अपनी तलवार लिन मिंग पर तान दी। तलवार से हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी और हवा में टूटने की तेज आवाज दर्जनों मीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट अपने असली सार और शारीरिक शक्ति का उपयोग करके दुश्मन पर हमला करके उसे मार गिराने की कला है। वांग यीगाओ के लिन मिंग को 3 चालों में मार गिराने के शब्द सिर्फ आवेग में नहीं थे, उनकी अपनी खूबियां थी। मार्शल आर्ट, यह कला केवल बड़े परिवारों या मार्शल आर्ट स्कूलों के बच्चे ही सीख सकते थे। आम लोगों के पास इसे सीखने का कोई तरीका नहीं था। एक बार जब मार्शल आर्ट का हुनर सामने आ जाता है तो बिना हुनर वालों के लिए उसका विरोध करना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब वांग यीगाओ और लिन मिंग अलग अलग क्षेत्र में है तो यह पक्का है। वांग यीगाओ को पूरा भरोसा है कि एक ही वार से जीत पक्की हो जाएगी और 3 चालों की सीमा बस खुद को एक रास्ता देने का एक तरीका है ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचा जा सके। वांग यीगाओ का अनुमान सही था। लिन मिंग ने वास्तव में अभी तक कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी। वह वांग यीगाओ के हमलों से निपटने के लिए केवल साधारण चालें ही अपना सकता था। जब आसपास के लोगों ने यह चाल देखी तो उन्हें लगा कि नतीजा तय हो गया है। लिन शियाओडोंग और भी घबरा गया। लिन मिंग इस तलवार को कैसे रोक सकता है? लिन मिंग वांग यीगाओ की धारदार तलवार को गौर से देख रहा था। कैओस ज्ञान सूत्र की सच्ची सार तकनीक का अभ्यास करने के बाद से उसकी समझ कई गुना तेज हो गई थी। उसकी नजर में वांग यीगाओ उस पर झपटने वाला एक क्रूर जानवर था। इन दिनों लिन मिंग अनगिनत जानवरों के टुकड़े टुकड़े कर चुका था। हालांकि वे पहले ही मर चुके थे, फिर भी उन्हें टुकड़े टुकड़े करने के लिए उसे उनकी नसों और हड्डियों में छेद ढूंढने पड़े और उसकी तलवार के वार तेज, सटीक और निर्मम थे। जैसे ही वांग यीगाओ की तलवार गिरी, लिन मिंग ने अपनी तलवार खींच ली। बिना किसी गणना या जरूरत से ज्यादा सोच विचार के, पूरी तरह से अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए उसने वांग यीगाओ की चालों के बीच के अंतराल पर तिरछे ऊपर की ओर वार किया। तेज रोशनी वाली तलवार उस चाकू के बिल्कुल विपरीत थी, जो जितना हो सकता था उतना सादा था। हालांकि लड़ाई का नतीजा अप्रत्याशित था। लिन मिंग ने वांग यीगाओ की तलवार को एक तरफ मोड़कर चकमा दे दिया, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा चाकू अविश्वसनीय कोण पर वांग यीगाओ की पसलियों में जा लगा। धमाका! वांग यीगाओ को चाकू से वार किया गया। वह कड़ा उठा और पीछे की ओर उड़ गया। हवा में लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर गया। क्या हो रहा था? देखने वालों को इस चाकू का राज समझ नहीं आया और वे सब दंग रह गए। इस समय वांग यीगाओ के कपड़े छाती से पसलियों तक फट गए थे। 1 फुट लंबा घाव बना हुआ था, लेकिन खून नहीं निकला था। उसके कपड़ों के अंदर हल्की चांदी जैसी रोशनी में कुछ चमक रहा था। नर्म कवच। लिन मिंग को मन ही मन अफसोस हुआ। वांग यीगाओ ने अपने कपड़ों के नीचे मुलायम कवच पहना हुआ था। अगर यह मुलायम कवच न होता तो पिछला वार वांग यीगाओ की युद्ध क्षमता को कमजोर कर देता। वांग यीगाओ हैरान और गुस्से में था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। दरअसल उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने चाकू मारा था जिसकी साधना उससे कमजोर थी, और वो भी सबके सामने। यह बात अभिमानी वांग यीगाओ कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें मरना चाहता हूँ। तार्किक रूप से वांग यीगाओ पिछले हमले में पहले ही हार चुका था, लेकिन वांग यीगाओ, जो पहले से ही बेहद गुस्से में था, हार कैसे मान सकता था? उसने अपनी तलवार फिर घुमाई और लिन मिंग पर वार कर दिया। मार्शल आर्ट पुनः सक्रिय हो गया है। लिन मिंग ने एक अनुभवी शिकारी की तरह उस जानवर की हर कमजोरी को पकड़ लिया जो उस पर झपट रहा था, बिना एक भी चूके। धमाका! अभी अभी वाला दृश्य फिर से दोहराया गया। इस बार वांग यीगाओ के कोट के दाहिने हिस्से में एक छेद हो गया। नतीजतन ब्रोकेड का लबादा वास्कट बनकर उसके शरीर पर लटक गया। देखने वाले दंग रह गए। युद्ध का ऐसा परिणाम अविश्वसनीय था। ऐसा कैसे हो सकता है? कहावत है, 1 इंच लंबा 1 इंच ज्यादा मजबूत। वांग यीगाओ की तलवार लिन मिंग के हड्डी काटने वाले खंजर से कहीं ज्यादा लंबी थी और उसके पास युद्ध कौशल और उच्च साधना थी। फिर भी जब लड़ाई शुरू हुई तो उसे एक ही चाल से लगातार 2 बार छुरा घोंपा गया, एक ऐसी चाल जो बिल्कुल भी असाधारण नहीं लग रही थी। वह बच्चा शारीरिक गति और तलवार खींचने की गति दोनों में वांग यीगाओ से तेज है। लड़ाई देख रहे एक योद्धा ने अचानक कहा, यह वाकई असामान्य है कि शारीरिक प्रशिक्षण का पहला स्तर शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे स्तर से तेज है। लिन मिंग वाकई वांग यीगाओ से काफी तेज थे।
यह कैओस गंगटू सूत्र का प्रभाव था। इस तकनीक का अभ्यास करने से पहले लिन मिंग की तलवार के वार पहले से ही बेहद सटीक और उनकी धारणा तेज थी, लेकिन उनकी गति और शक्ति में भारी कमी थी। इसलिए शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे स्तर पर पहुंच चुके वांग येगाओ को हराना उनके लिए स्वाभाविक रूप से असंभव था। लेकिन अब कैओस ग्यांग डूजिंग के साथ सब कुछ अलग है। वांग येगाओ पागल हो रहा था। उसने अपने बाहरी कपड़े फाड़ दिए और उसके नीचे का चांदी का मुलायम कवच दिखा दिया। वह दरअसल एक ऐसे बच्चे से हार गया था जो अभी शारीरिक प्रशिक्षण के शुरुआती चरण में ही था। अगर उसने आज अपना बदला नहीं लिया तो भविष्य में तियान्युन शहर में रहने लायक भी नहीं बचेगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग येगाओ ने अपने शरीर की असली ऊर्जा को जोर से जगाया और उसकी पतली और तेज तलवार की धार पहले से भी ज्यादा तेज रोशनी छोड़ रही थी, जो सीधे लिन मिंग के सिर पर निशाना साध रही थी। अगर यह तलवार उस पर लगती तो लिन मिंग तुरंत मर जाता। हालांकि इस समय लिन मिंग ने कुछ ऐसा किया जिसने सभी को चौंका दिया। उसने खंजर फेंक दिया और अपने नंगे हाथों से दुश्मन का सामना किया। देखने वाले हक्के बक्के रह गए। वांग येगाओ का हमला साफ तौर पर एक आखिरी कोशिश थी जिसमें उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसने उस नाजुक पल में अपना हथियार क्यों गिरा दिया? किसी भी हथियार की मारक क्षमता हमेशा मुठियों से ज्यादा होती है और नाजुक पल में तो वो विरोधी की तलवार को भी रोक सकता है। मार्शल वर्ड अध्याय 7 अलौकिक शक्ति के साथ जन्मे। पियाओ टियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। लिन मिंग की सबसे शक्तिशाली आक्रमण शक्ति अब लोहे की लकड़ी पर एक ही मुक्का से आधा फुट गहरा निशान छोड़ने के लिए पर्याप्त है। लोहे की लकड़ी की कठोरता स्टील से कम नहीं है। अगर उसकी जगह पत्थर रख दिया जाए तो वह आसानी से चकनाचूर हो जाएगी। लिन मिंग ने वांग येगाओ को गौर से देखा। वांग येगाओ की छाती पर ताला लगाया, चकमा दिया और मुक्का मारा। टकराना। बस एक धीमी सी आवाज आई और वांग येगाओ खून उगलते हुए पीछे की ओर उड़ गया। मुलायम कवच की सुरक्षा के बावजूद भले ही वह शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था और भले ही उसने अपनी त्वचा और मांस को बेहद मजबूत बनाने का प्रशिक्षण लिया था, वह लिन मिंग के बेहद जोरदार मौके का सामना नहीं कर सका। वांग येगाओ को मरे हुए सुअर की तरह जमीन पर गिरते देख दर्शक सदमे से अवाक रह गए। वांग येगाओ ने लिन मिंग को 3 चालों में हराने की धमकी दी थी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। वांग येगाओ को लिन मिंग ने 3 चालों में हरा दिया। इन तीनों चालों में लिन मिंग ने हर चाल में जीत हासिल की। अगर वांग येगाओ ने नरम कवच नहीं पहना होता तो वह बहुत पहले ही हार गया होता। यह पहले स्तर के शारीरिक प्रशिक्षण और दूसरे स्तर के शारीरिक प्रशिक्षण के बीच द्वंद्व युद्ध जैसा नहीं था, यह लगभग उल्टा था। बूढ़े लियू, तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है? जब द्वंद्व युद्ध आधा हो चुका था तो एक बुजुर्ग व्यक्ति चौक में प्रकट हुआ। युवावस्था में यह व्यक्ति शारीरिक प्रशिक्षण के 5वें स्तर अस्थि शीतलन क्षेत्र तक पहुंच चुका था और मध्याह्न संघनन से बस एक कदम दूर था। हालांकि बूढ़ा लियू अंततः इस बाधा को पार करने में असफल रहा। अस्थि शीतलन क्षेत्र में एक योद्धा का जीवन काल बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति के समान होता है और उसका शरीर समय के क्षरण को सहन नहीं कर सकता। अब बूढ़ा लियू 70 वर्ष से अधिक का हो चुका है और उसमें लड़ने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि अभी भी है। बूढ़े व्यक्ति ने एक क्षण सोचा और कहा, यह युवक अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। योद्धा अक्सर जिन प्रथम और द्वितीय श्रेणी की प्रतिभाओं की बात करते हैं वे वास्तव में शरीर द्वारा वास्तविक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति और कठिनाई को दर्शाती हैं। वास्तविक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति जितनी तेज होगी, प्रतिभा का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। हालांकि किसी योद्धा के शरीर की ताकत को प्रतिभा के ग्रेड में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि मार्शल आर्ट सीखने से पहले अधिकांश लोगों की ताकत समान होती है और वे एक ही शुरुआती रेखा से शुरुआत करते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा होते हैं, जिनमें से कुछ तो औसत व्यक्ति की तुलना में 10 या दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। उनमें बहुत ताकत होती है और वे अक्सर तेज होते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें युद्ध में लाभ होता है। हालांकि ऐसे योद्धा अत्यंत दुर्लभ होते हैं और उन्हें बड़ी सफलता नहीं भी मिल सकती। आखिरकार मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में जितना आगे बढ़ा जाता है, सच्चा सार उतना ही महत्वपूर्ण होता जाता है और उसकी अपनी शक्ति का प्रभाव भी उतना ही कम होता जाता है। मैं समझ गया। दर्शकों ने एक एक करके सिर हिलाया। यह स्पष्टीकरण बहुत ही उचित था। लिन मिंग ने खंजर उठाया और कदम दर कदम वांग येगाओ की ओर बढ़ा। इस समय वांग येगाओ बहुत ही दयनीय स्थिति में था। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह खून थूक रहा था और उसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ था। वांग येगाओ दीवार से अपना सिर मारकर मर जाना चाहता था। आज इस आदमी की इज्जत खत्म हो गई थी। उसे डर था कि वह पूरे तियान्युन शहर के प्लेबॉय सर्कल में हंसी का पात्र बन जाएगा। लिन मिंग ने कहा, तुमने खुद ही कहा था 1000 टन सोना, मुझे पैसे दो। घास। यह सुनकर वांग येगाओ को फिर से खून की उल्टी होने लगी। क्या बकवास है, वो तो बस बोर हो रहा है और कह रहा है कि 800 टैल 1000 टैल होते हैं। हालांकि वो एक अमीर घराने से है, फिर भी 1000 टैल सोना निकालना कोई छोटी रकम तो नहीं है। आज का दिन निश्चित रूप से उसके जीवन का सबसे बुरा और अविस्मरणीय दिन था। इतने सारे लोगों के सामने वांग येगाओ अपनी बात से पलट नहीं सकता था और चूंकि यह एक मार्शल आर्ट द्वंद्व युद्ध था, इसलिए वह भविष्य में बदला लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, वरना उसका मजाक उड़ाया जाता जब तक कि वह गुप्त रूप से कोई कदम न उठा ले। पैसे, मुझे पैसे दो। वांग येगाओ अपने आदमियों पर गरजा। आज उसने हार मान ली, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उसने लिन मिंग के टुकड़े टुकड़े करने की कसम खा ली। लिन मिंग की ताकत देखकर पूरा समूह दंग रह गया। अगर वे 6 लोग मिलकर भी लड़े तो भी जीत की कोई गारंटी नहीं थी। क्या वह सचमुच शारीरिक प्रशिक्षण के शुरुआती चरण में ही था? जियाओ डो, पैसे इकट्ठा करो, लिन मिंग ने कहा। 1000 टन सोना कोई छोटी रकम नहीं है। हालांकि वांग येगाओ अमीर है, लेकिन वह इतना पैसा अपने साथ नहीं रखेगा, इसलिए वह इधर उधर से ही पैसे इकट्ठा कर सकता है। वांग येगाओ के खून की उल्टी करने के बाद से लिन शियाओडोंग स्तब्ध था। लिन मिंग के बुलाने पर ही उसने अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया दी। धिक्कार है, यह सच नहीं हो सकता। मैं सच में जीत गया। और उसने 1000 टन सोना भी कमाया, यानी 1000 टन सोना। लिन शियाओडोंग की पूरी दौलत सिर्फ 200 टन सोने से ज्यादा थी और उसने उसमें से ज्यादातर खून की जिनसिंग खरीद कर गवा दी। सभी आकारों के सोने के नोटों को अपने हाथों में लिए जाते देख लिन शियाओडोंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति आश्चर्य से बदलकर आनंद में बदल गई और फिर आनंद मुस्कुराहट में बदल गया। शुरू में उनकी आंखें बड़ी नहीं थी और जब वह मुस्कुराते थे तो वे लगभग अदृश्य हो जाती थी।
हाँ हाँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। आप बहुत विनम्र हैं, सचमुच बहुत विनम्र। मैं क्या कहूँ, मैं आपकी उदारता के लिए बहुत आभारी हूँ। आप जानते हैं कि हम मुसीबत में हैं और आप हमें पैसे देने इतनी दूर आए। शुक्रिया। विशेष रूप से भाई गाओ येवांग, आपने महसूस किया कि 800 टैल पर्याप्त नहीं थे और 1000 टैल देने पर जोर दिया। लोगों की ओर से मैं इस दयालुता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। लिन शियाओडोंग की व्यंग्यात्मक टिप्पणी, खासकर राजा गाओ यी वाली बात सुनकर पहले से ही घायल वांग यी गाओ के गले में एक मीठा सा स्वाद आया और उसने मुंह में खून थूक दिया। उसने पहले ही कहा था कि अगर वह 3 चालों में लिन मिंग को नहीं मार पाया तो वह उसका नाम उल्टा बोल देगा। भाड़ में जाओ। वांग यीगाओ ने घृणा से दांत पीस लिए और जहां तक बाकियों का सवाल है, उनके हाव भाव बेहद भद्दे थे। लेकिन लिन शियाओडोंग तो इतना घिनौना था कि उसे मार डालना चाहता था। सारे सोने के नोट इकट्ठा करने के बाद उसने अपने हाथों पर बड़ा चढ़ाकर थूका और उन्हें एक एक करके गिन लिया। 20, 30, 50, 100, 105, 107। लिन शियाओडोंग ने सोने के नोटों के मोटे ढेर को 3 बार गिना और मुस्कुराते हुए कहा, 850 टैल, 150 टैल कम। मैं सोच रहा था कि अगर आप सभी अमीर लोग हैं तो आप इतने कम पैसे कैसे नहीं जुटा सकते। लिन शियाओडोंग की बातें सुनकर वांग यीगाओ को फिर से खून की उल्टी होने लगी। उसका चेहरा उदास था और उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया। एक कर्कश डिंग ध्वनि के साथ लंबी तलवार चौक की फर्श की टाइलों पर जड़ दी गई। किंग फेंग तलवार, कोई भी हथियार की दुकान इसे 200 टन सोने में बेच सकती है। चलो। 6 लोग बदला लेने आए थे और किसी को रौंद डाला, लेकिन अपना सारा सामान, यहाँ तक कि अपने हाथों में रखी तलवार भी वहीं छोड़ गए। वांग यीगाओ ने कभी इतना कायरतापूर्ण महसूस नहीं किया था। जैसे ही लिन शियाओडोंग ने किंग फेंग तलवार देखी, वह तुरंत मुस्कुरा दिया। उसे तलवारों के बारे में थोड़ा बहुत पता था और यह तलवार वाकई कोई साधारण चीज नहीं थी। यह उसके पास मौजूद तलवार से कहीं बेहतर थी। लिन मिंग ने कहा, अगर तुम चाहो तो यह तलवार ले लो। लिन शियाओडोंग ने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? भाई मिंग, आपके पास तो कोई हथियार भी नहीं है। लिन मिंग ने कहा, मैं बस अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे अभी किसी हथियार की जरूरत नहीं है। मैं बाद में कोई ऐसा हथियार ले लूंगा जो मुझे सूट करे। यह किंग फेंग तलवार तेज है, लेकिन यह बहुत हल्की है और मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। लिन शियाओडोंग को लिन मिंग का आखिरी जोरदार मुक्का याद आया और लगा कि यह सच था। लिन मिंग के हाथों में तलवार उतनी शक्तिशाली नहीं थी। ठीक है, मैं इस तलवार का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन भाई मिंग, तुम बहुत शक्तिशाली हो। मुझे यह पहले पता नहीं था जब से लिन मिंग ने मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया है। लिन शियाओडोंग ने लिन मिंग को कभी भी आधिकारिक तौर पर कोई एक्शन करते नहीं देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन मिंग इतना शक्तिशाली होगा। उसने सोचा कि यह लिन मिंग की कड़ी मेहनत का नतीजा है। लिन मिंग ने कहा, वांग यीगाओ की ताकत ज्यादा नहीं है। उसने अभी अभी शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे स्तर में प्रवेश किया है और उसकी नींव बहुत अस्थिर है। हो सकता है कि उसकी साधना का स्तर दवाओं से बढ़ा हो और उसकी मार्शल आर्ट भी कुछ खास प्रभावशाली नहीं है। उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरा पहला लक्ष्य झुयान है। झुयान वांग यीगाओ से अलग है। वह शक्तिशाली है और उसकी नींव मजबूत है। उसकी चौथी कक्षा की प्रतिभा को कम नहीं आंका जा सकता। वह अपनी साधना में भी मेहनती है। लिन मिंग अब उसका कोई मुकाबला नहीं है। लिन मिंग ने लापरवाही से सोने के नोट लिए, उनमें से एक गड्डी अलग की और उन्हें गिने बिना सीधे लिन शियाओडोंग को देते हुए कहा, इन्हें ले लो और इनका इस्तेमाल करो। क्या मतलब है? सारा पैसा तुमने कमाया है। मैं तलवार ले लूंगा। अगर तुम मुझे सोना दे भी दो तो भी मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मेरी साधना के स्तर को देखते हुए मैं महीने में ज्यादा से ज्यादा 10 टैल सोना ही खर्च कर सकता हूँ। लिन मिंग कुछ देर चुप रहा, लेकिन जिद नहीं की और सोने का नोट उसकी बाहों में रख दिया। उसके और लिन शियाओडोंग के बीच इतना साफ फर्क करने की कोई जरूरत नहीं थी। मार्शल वर्ड चैप्टर 8, किन जिंगस्वान, पियाओ टियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। हम, आपका मतलब वांग यीगाओ है। ठीक है, वह बदला लेगा, खुलेआम नहीं बल्कि चुपके से। झगड़ा खत्म हो गया है। लिन मिंग की आवाज थोड़ी धीमी थी जब उसने यह कहा। अगर वांग यीगाओ ने हार मान ली तो मामला खत्म हो जाएगा। अगर उसने चुपके से उसे जहर दे दिया या मार भी दिया तो उसे उसकी ही दवा चखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वह यह कदम तब तक नहीं उठाएगा जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। आखिरकार वांग यीगाओ के पिता तियान्युन सिटी गार्ड के कमांडर थे। अगर यह बात पता चल गई तो बहुत बुरा होगा। तियान्युन शहर का व्यापार मेला तियान्युन शहर के बाहरी इलाके में लगता है। यह पूरे तियान्युन साम्राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक स्थल है। यहाँ हर साल एक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। उस समय तियान्युन साम्राज्य और यहाँ तक कि पड़ोसी देशों के उच्च स्तरीय योद्धा अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने और खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। लिन मिंग व्यापार मेले के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और वहाँ की चहल पहल भरी भीड़ और सामानों की चकाचौंध भरी कतार देखी। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यह अमीरों, कुलीनों और ताकतवरों की दुनिया थी। संगनन शिरा मंच पर किसी योद्धा का मिलना कोई असामान्य बात नहीं थी। वह अंदर जाने ही वाला था कि भीड़ में हलचल मच गई। लिन मिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद रंग की आलीशान गाड़ी घोड़ों की टापों की आवाज के साथ व्यापार मेले के सामने चौक की ओर आ रही थी। गाड़ी को खींचने वाले सभी घोड़े कीमती स्नो ड्रैगन घोड़े थे। ये स्नो ड्रैगन घोड़े एक दिन में 2000 मील की यात्रा कर सकते थे और उनकी सहन शक्ति अद्भुत थी। एक घोड़े की कीमत लगभग 10,000 टन सोने के बराबर थी। आम अमीर युवकों की तो बात ही छोड़िए, एक बड़े परिवार के प्रत्यक्ष वंशज भी शायद इसे खरीदने को तैयार न हो। हजारों टन सोने की इस गाड़ी में कौन बैठा है? क्या वह शाही परिवार से होगा? लिन मिंग ने मन ही मन सोचा। इस समय लिन शियाओडोंग ने कहा, आप गाड़ी पर सुनहरे भाले नाइट शील्ड लोगों को देखते हैं। यह मार्शल की गाड़ी है। मार्शल की हवेली? क्या यह मार्शल किन है? लिन मिंग ने पूछा। तो फिर और कौन? तियान्युन साम्राज्य में केवल एक ही मार्शल है। तियान्युन साम्राज्य के सैन्य संगठन में 10,000 सैनिकों का सेनापति पहले से ही एक बहुत बड़ा पद होता है और उसे सेनापति कहा जाता है। सेनापति के ऊपर सेनापति, सेनापति के ऊपर सेनापति और सेनापति के ऊपर मार्शल होता है। पूरे तियान्युन साम्राज्य में पिछले 80 वर्षों में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा रहा है जिसे मार्शल कहा जा सकता है। तियान्युन साम्राज्य के आम लोगों को सम्राट का नाम भले ही न पता हो, लेकिन मार्शल का नाम भी कोई नहीं जानता। किन शाओ, राष्ट्र के महारथी। 80 साल से भी ज्यादा समय पहले
तियान्युन साम्राज्य पर डोंगयांग साम्राज्य ने आक्रमण किया था और अनगिनत जानी गई थी। उस समय शाही परिवार को शरण लेने के लिए दक्षिण की ओर भागना पड़ा था। केवल किन शाओ ही उत्तर में रहे और किन परिवार की सेना का नेतृत्व करते हुए बार बार उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की, खोए हुए क्षेत्र वापस हासिल किए और उत्तर के नागरिकों को विकट संकट से बचाया। अंततः किन परिवार की सेना को डोंगयांग साम्राज्य को हराने और राजधानी को फिर से स्थापित करने में 3 साल लग गए। उसी वर्ष किन शाओ को मार्शल नियुक्त किया गया और उन्होंने सेना के कुछ वरिष्ठ सैनिकों को संगठित करके तियान्युन मार्शल पैलेस की स्थापना की। हालांकि तियान्युन मार्शल अकादमी की तुलना किक्सुआन घाटी द्वारा स्थापित किक्सुआन मार्शल अकादमी से नहीं की जा सकती, जो कि एक तृतीय श्रेणी का संप्रदाय है, लेकिन विरासत के कारणों से तियान्युन मार्शल अकादमी तियान्युन साम्राज्य की शाही सैन्य अकादमी है। तियान्युन मार्शल अकादमी से स्नातक होने के बाद सेना में शामिल होना निश्चित रूप से एक अच्छी जगह होगी। किन शाओ स्वयं तियान्युन मार्शल आर्ट्स अकादमी के मानद प्रधानाचार्य हैं। उनकी अपनी साधना अर्जित क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच चुकी है। अर्जित क्षेत्र मध्याह्न संघनन चरण के भी बाद का है। सामान्य योद्धाओं के लिए वह क्षेत्र बहुत दूर है। तभी गाड़ी रुक गई। लिन मिंग ने गहरी सांस ली। क्या अंदर खुद किन शाओ था? वह सचमुच एक महान व्यक्ति था। पर्दा उठा और लिन मिंग को आश्चर्य हुआ जब एक युवा लड़की गाड़ी से बाहर निकली। इस लड़की को देखकर लिन मिंग हैरान रह गया और लिन शाओडोंग की आंखें चौड़ी हो गई। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कौन सी है? वो तो बस ऐसी ही है। लड़की ने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसके लंबे गहरे काले बाल उसकी पीठ तक पहुंच रहे थे। उसकी त्वचा जैड की तरह पारदर्शी थी और उसके चेहरे के भाव चांद की तरह दीप्तिमान थे। उसकी आंखें पतझड़ के पानी की तरह चमकीली थी। उसकी नाक सीधी थी, उसकी ठुड्डी नुकीली थी और उसकी गर्दन हंस की तरह पतली थी। सचमुच उसमें एक भी दोष नहीं था। उसके अंदर ज्ञान और पवित्रता का ऐसा आभामंडल था जो अनायास ही यह मुहावरा याद दिला देता था, अद्वितीय सौंदर्य। अपने पहरेदारों और नौकरानियों के साथ वह लड़की धीरे धीरे व्यापार मेले में प्रवेश कर रही थी। वह जहाँ से भी गुजरती ऐसा लगता मानो लाल कालीन अनगिनत रंगों से भरा हो, मानो आड़ू के फूल चुपचाप खिल रहे हो और वह लड़की जंगल में शान से नाच रही हो, लोगों को अनंत स्वप्न दे रही हो। निस्संदेह उस लड़की ने कार्यक्रम स्थल पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हजारों टन सोने की उसकी आलीशान गाड़ी, उसका आकर्षक रूप और 80 सालों से अडिग किन परिवार, ये सब मिलकर उसे दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी थे। लड़की के गायब हो जाने के बाद ही लिन शाओडोंग ने अनिच्छा से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमाई। लिन मिंग ने पूछा, वह कौन है? क्या तुम उसे जानते हो? लिन शाओडोंग ने कहा, मैं उसे जानता हूँ पर वह मुझे नहीं जानती। वह किन शाओ की पोती किन शिंगशुआन है। वह वाकई परफेक्ट है। लिन शाओडोंग ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। लिन मिंग ने बस ओह कहा। दरअसल उसने लड़की की पहचान का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई और आगे कोई सवाल पूछने का उसका कोई इरादा नहीं था। लिन शाओडोंग ने लिन मिंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस लड़की में 6ठी कक्षा की मार्शल आर्ट प्रतिभा है। क्या? लिन मिंग दंग रह गया। 6ठी कक्षा की प्रतिभा? क्या तुम्हें यकीन है? इससे पहले लिन मिंग ने जो सबसे बेहतरीन प्रतिभा देखी थी वह 4थी रैंक की थी। जहां तक 5वीं रैंक की बात है तो पूरे किंगसोंग शहर में एक भी नहीं थी। तियान्युन देश में कुछ तो होंगे, लेकिन वे निश्चित रूप से बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन अब उसे पता चला कि जो लड़की अभी अभी वहां से गुजरी थी उसमें 6ठी रैंक की प्रतिभा थी, जो उसके लिए अकल्पनीय था। लिन शाओडोंग ने लिन मिंग की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगा लिया था। उसने कहा, भाई मिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका रूप उसकी 6ठी कक्षा की प्रतिभा से भी ज्यादा आश्चर्यजनक है? लिन मिंग ने कहा, मुझे लगता है कि उसकी प्रतिभा और भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। 6ठी कक्षा की प्रतिभा? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। और बात यह है कि उसकी वर्तमान मार्शल आर्ट का क्षेत्र क्या है? लिन शाओडोंग ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, यह जरूर कोई अतिशयोक्ति होगी। इतनी प्रतिभा और एक धनी परिवार में जन्म के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह शारीरिक प्रशिक्षण के 4थे या 5वें स्तर पर है। लेकिन भाई मिंग, आप हमेशा इन मार्शल आर्ट्स के बारे में क्यों पूछते रहते हैं? इतनी बेहतरीन लड़की को देखकर क्या आप जरा भी भावुक नहीं होते? लिन मिंग दंग रह गया। वह मूर्ख नहीं था। एक सज्जन व्यक्ति एक खूबसूरत महिला से प्यार करता है। किन शिंगशुआन वाकई परफेक्ट थी। हालांकि लान यूनवे के अनुभव ने उसे सिखाया था कि रोमांटिक रिश्तों को आगे बढ़ाना एक ऐसी चीज है जो उसे तब करनी चाहिए जब वह पर्याप्त ताकत हासिल कर ले। अब उन्हें आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। उसने पूछा, क्यों? क्या तुम्हें वह पसंद है? नहीं, मैं बस उसकी प्रशंसा करता हूँ। यह लड़की बहुत दूर है। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता कि तियान्युन शहर में कितने लोग उस भाग्यशाली व्यक्ति बनने का सपना देखते हैं, लेकिन कोई भी उसके योग्य नहीं है। यह लड़की भविष्य में किसी वास्तविक संप्रदाय में प्रवेश कर सकती है, जैसे कि सप्तम गहन घाटी। वह पहले से ही सप्तम गहन मार्शल पैलेस की एक प्रमुख शिष्या रही है। हम नश्वर लोग उसके योग्य नहीं है। इसके अलावा सबसे ईर्ष्यालु बात यह है कि वह एक शिलालेख गुरु भी है। शिलालेख गुरु? लिन मिंग कुछ विशेष व्यवसायों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। सामान्य तौर पर ऐसे व्यवसायों में लगे लोगों की संख्या बहुत कम थी और जरूरतें बहुत ऊंची और बहुत महंगी थी। इसकी तुलना में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण पर खर्च किया गया पैसा तो बस एक बूंद के बराबर था। खैर, एक शिलालेखकार हथियारों और उपकरणों पर आकृतियां और रंग उकेरने के लिए विशेष सामग्रियों का उपयोग कर सकता है या उपकरणों को मजबूत बनाने के लिए ताबीज का कागज बना सकता है। इसके लिए प्रबल प्रतिभा, समझ और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर आप एक शिलालेखकार बन जाते हैं तो पैसा कमाना खाने पीने जितना आसान है। यह अफसोस की बात है कि साधारण योद्धाओं को इसके संपर्क में आने का अवसर नहीं मिलता। अगर उनमें प्रतिभा भी हो तो भी इसमें महारत हासिल करने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके अभ्यास में अक्सर बहुत सारी सामग्री बर्बाद करनी पड़ती है जो बहुत महंगी होती है। बेशक किन परिवार के लिए यह धनराशि तो बस एक बूंद के बराबर है। ऐसा कहा जाता है कि किन शिंगशुआन की शिलालेख कला बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, जो उसके साथियों की पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी के कई लोग भी हार मानने को तैयार हैं। लिन शाओडोंग ने औपचारिक मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उसे लिन मिंग से कहीं ज्यादा अच्छी तरह से समझता था। वह वाकपटुता से बोल रहा था कि अचानक उसने देखा कि लिन मिंग नीचे देख रहा था और कुछ सोच रहा था। भाई मिंग, क्या आप परेशान हैं?
यह सामान्य बात है कि आप इतनी घमंडी लड़की के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यह ठीक है, लिन मिंग ने अपना हाथ हिलाया। तो बस इतना ही, वो छोटा सा आत्मा का टुकड़ा, वो जादुई घेरे, शिलालेख, नक्काशी, तरह तरह के प्रतीक और रहस्यमय अक्षर, वो सारे प्राचीन मगर शक्तिशाली हथियारों के चित्र, ये सब उस लेखक के बारे में है। अध्याय 9, शिलालेख कला, पियाओटियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। दरअसल लिन मिंग ने उस समय शिलालेख गुरु से जुड़ी इन यादों को नजरअंदाज कर दिया था, इसलिए नहीं कि वह इन्हें छोड़ना चाहता था, बल्कि इसलिए कि लिन मिंग मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए बहुत उत्सुक था और यादों को मिलाना भी एक भारी और मुश्किल काम था, जो कम समय में एक मोटी किताब पढ़ने के बराबर था, जो मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला था। लिन मिंग के पास मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए इन संरचनाओं का अध्ययन करने की ऊर्जा नहीं थी, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया है और उसे शिलालेख गुरु से जुड़ी इन यादों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। शारीरिक प्रशिक्षण के लिए कोई सर्वोत्तम औषधीय सामग्री नहीं होती, केवल बेहतर औषधीय सामग्री ही उपलब्ध होती है। अब वह सस्ती उपचारात्मक औषधियों का उपयोग करता है। कुछ औषधियां सीधे साधना को बढ़ा सकती है और बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार की औषधीय सामग्री बेहद महंगी होती है। इसके अलावा हथियार, मार्शल आर्ट और मुलायम कवच, इन सभी के लिए धन की आवश्यकता होती है। लिन मिंग के पास मौजूद 1000 टन सोना संघनन शिरा चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे पैसे कमाने और शिलालेख बनाने की जरूरत थी। लिन मिंग ने तुरंत एक लाउंज किराए पर लेने और मालिकहीन आत्मा के टुकड़ों की बची हुई यादों को अपने दिमाग में समेटने का फैसला किया। यह स्मृति उस स्वामीहीन आत्मा के एक बड़े हिस्से पर छाई हुई थी और बेहद अस्पष्ट और समझने में मुश्किल थी। लिन मिंग ने इस विलय पर कई घंटे बिताए। लिन शियाओडोंग को व्यापार मेले में घूमने के लिए अकेला छोड़ दिया। घूमते घूमते उसने मन ही मन शिकायत की, क्योंकि वह तो वास्तव में व्यापार मेले में अभ्यास करने आया था। क्या यह समय की बर्बादी नहीं है? दोपहर तक लिन मिंग ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। हालांकि उसके सिर में भयंकर दर्द था, फिर भी उसकी आंखें आनंद से भरी थी। दिव्य क्षेत्र की शिलालेख तकनीक इतनी परिष्कृत है कि यह निचले स्तरों की पहुंच से बहुत दूर है। इस शिलालेख तकनीक से न केवल उपकरणों की क्षमताएं बढ़ाई जा सकती है, बल्कि अमृत के प्रभाव को भी बढ़ाया जा सकता है। यदि शिलालेख तकनीक का अत्यधिक अभ्यास किया जाए तो अभ्यास की गति बढ़ाने के लिए इसे शरीर पर भी अंकित किया जा सकता है। यह दिव्य लोक में असंख्य शक्तिशाली प्राणियों द्वारा अनगिनत वर्षों के शोध और संचय का परिणाम है। निम्न लोकों की अभिलेखन तकनीक केवल हजारों वर्षों से, अधिकतम 10,000 वर्षों से चली आ रही है और संप्रदायों के विनाश के कारण बहुत सी बहुमूल्य जानकारी नष्ट हो गई है। तियानयान महाद्वीप की शिलालेख तकनीक केवल उपकरणों को बढ़ा सकती है, और उपकरणों को बढ़ाने के इस पहलू में भी इसके और दिव्य क्षेत्र की शिलालेख तकनीक के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जितना बड़ा है। लिन मिंग ने अपने हाथों से खुद को सहारा दिया और खड़ा हो गया। उसे अचानक चक्कर आने लगा। उसके दिमाग में ढेर सारी जानकारी उमड़ पड़ी। यह वाकई असहज करने वाला था। उसने अभी अभी 3 घंटे बिताए थे और अपनी आधी यादें ही समेटी थी। हालांकि लिन मिंग को पहले से ही अंदाजा था कि क्या करना है। सबसे पहले तो सामग्री खरीदनी होगी और बुनियादी बातों से अभ्यास शुरू करना होगा। शिलालेख तकनीक सीखनी होगी, खासकर अमृत प्रभाव का प्रवर्धन और शरीर पर शिलालेख बनाने की विधि, जिसके लिए लिन मिंग तरसता है। तुम्हें पता है, कुछ कीमती जड़ी बूटियां पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। अगर उन पर शिलालेख लगा दिए जाएं, तो एक जड़ी बूटी 2 जड़ी बूटियों के बराबर हो सकती है। इसका क्या मतलब है? जहां तक शरीर के शिलालेखों की बात है, साधना की गति बढ़ाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, यह किसी की प्रतिभा के स्तर को बलपूर्वक सुधारने के बराबर है। हालांकि जब उसने सामान खरीदने के बारे में सोचा तो लिन मिंग का उत्साह तुरंत एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल गया। 800 से ज्यादा टेल सोना जो उसने अभी अभी हासिल किया था, वह उसके गर्म होने से पहले ही खर्च होने वाला था। तियान में घास का रस, तीसरे स्तर के क्रूर जानवर का खून, लंबी पूंछ वाले सिकाडा का खोल, जमे हुए झींगे के एंटीना। लिन मिंग ने बेतहाशा सामग्री खरीदनी शुरू कर दी। उसे जो सामग्री याद थी वह बहुत कम ही मिलती थी। उनमें से कई दिव्य क्षेत्र की विशिष्ट सामग्री हो सकती थी। भले ही तियानयान महाद्वीप में अन्य सामग्री उपलब्ध हो, लेकिन वे तियानयान साम्राज्य में उपलब्ध नहीं हो सकती थी। लेकिन कम से कम लिन मिंग ने कई निम्न स्तरीय शिलालेख तावीज बनाने के लिए कुछ सामग्री तो जुटा ली थी, जिससे उसे लौटने पर अभ्यास करने के लिए कुछ मिल जाता। शिलालेख बनाने का अभ्यास बहुत महंगा था और उसे इनमें से कुछ सामग्री सफलतापूर्वक बनाकर बेचनी ही थी, वरना आगे कोई धन नहीं मिलता। लिन मिंग हिसाब लगा ही रहा था कि लिन शियाओडोंग वापस आ गया। लिन मिंग के सामने ढेर सारा सामान देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यार, तुम क्या कर रहे हो? लिन मिंग को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहना है, इसलिए वह केवल सच्चाई से जवाब दे सका, मैं शिलालेख की कला सीखना चाहता हूँ। सीखो, क्या सीखना है? लिन शियाओडोंग की छोटी छोटी आंखें इस बार अंडों जितनी बड़ी हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अंकन की कला सीखो, लिन मिंग ने दांत पीसते हुए दोहराया। धिक्कार है भाई, मेरे प्यारे भाई, क्या आज सुबह तुम्हारा सिर नहीं फट गया? तुम 1000 टेल सोने से भी कम में शिलालेख की कला सीखना चाहते हो और तुम्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। मैंने गुप्त पुस्तिका खरीदी है, लिन मिंग ने मेज पर रखी अभिलेख तकनीक का परिचय पुस्तक की ओर इशारा करते हुए बेबसी से कहा। उसने यह पुस्तक मुख्यतः तियानयान महाद्वीप की अभिलेख तकनीक का अवलोकन समझने के लिए खरीदी थी, ताकि वह एक तुलना और एक सामान्य विचार अपने मन में बना सके। लिन शियाओडोंग को शिलालेख कला का परिचय देखकर लगभग खून की उल्टी आ गई, जो बिल्कुल नकली लग रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे लिन मिंग के सामने शिलालेख मास्टर की इतनी शानदार शेखी बधारने का पछतावा हो रहा था। अब यह आदमी पागल हो गया है। इन सामग्रियों को देखकर लिन शियाओडोंग का दिल पसीज गया। हालांकि वह जानना नहीं चाहता था, फिर भी उसने लिन मिंग की तरफ देखा और अजीब तरह से पूछा, इन सामग्रियों की कीमत कितनी है? लिन मिंग ने असहाय होकर कहा, 70 टेल सोना। लिन शियाओडोंग ने राहत की सांस ली। 70 टेल सोना तो फिर भी स्वीकार्य था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सांस पूरी कर पाता, लिन मिंग के अगले शब्दों ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। लिन मिंग ने कहा, मेरे पास केवल 70 टेल बचे हैं। लिन शियाओडोंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। युवा गुरु, यह उच्च गुणवत्ता वाला उत्कीर्ण तावीज कागज है, जिसे गुरु बाई होंग ने बनाया है। इसे खजाने पर इस्तेमाल करने से इसकी शक्ति निश्चित रूप से 20% से ज्यादा बढ़ जाएगी।
व्यापार मेले के भीतरी व्यापारिक हॉल में औपचारिक पोशाक पहने एक वेटर ने एक धनी परिवार के बच्चे को बताया कि शिलालेख तैयार होने के बाद उन्हें आमतौर पर ताबीज के कागज पर रखकर बेचा जाता है। इसका इस्तेमाल करते समय बस ताबीज के कागज को सक्रिय करें और शिलालेख स्वाभाविक रूप से खजाने पर अंकित हो जाएगा, जो बहुत सुविधाजनक है। इस व्यापार मेले का आंतरिक व्यापारिक हॉल आम जनता के लिए खुला नहीं है। प्रवेश शुल्क के रूप में 5 टैल सोना देना पड़ता है। आम योद्धाओं के लिए यह कोई छोटी रकम नहीं है। यह उनके लिए आधे महीने के प्रशिक्षण के लिए जड़ी बूटियां खरीदने के लिए पर्याप्त है। लिन मिंग ने दुनिया देखने के लिए ही अंदर जाने के लिए पैसे खर्च किए थे। उस समय उसके पास सिर्फ 65 टैल सोना बचा था। उसे अंदर के व्यापारिक हॉल में जाते समय सावधानी बरतनी थी। अगर गलती से कोई बोतल या जार गिर गया तो वह खुद को बेचकर भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। लिन मिंग जानना चाहता था कि शिलालेख तकनीक कितनी लाभदायक है, लेकिन शिलालेख तकनीक से बने उत्पाद केवल आंतरिक व्यापारिक हॉल में ही देखे जा सकते थे, इसलिए उसके पास यहाँ आने के लिए पैसे खर्च करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मास्टर बाई होंग का काम। कुलीन परिवार का शिष्य रुक गया, मास्टर बाई होंग के नाम से स्पष्ट रूप से आकर्षित होकर। क्या आपके पास लिखित दस्तावेज है? जरूर, हमारे पास है। यह शिलालेख मास्टर गिल्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है। चिंता मत कीजिए युवा स्वामी, हमारे व्यापारिक हॉल में बेची जाने वाली वस्तुओं के असली होने की गारंटी है। अगर वे नकली हैं, तो हम आपको 10 गुना मुआवजा देंगे। अच्छा, कितना सोना? 1500 टैल। अगर आपके पास वीआईपी कार्ड है तो आपको 10% की छूट मिल सकती है। हम जरा सोच तो लून। अमीर परिवार का वह युवक पल भर सोचता रहा। जाहिर है उस अमीर आदमी के लिए भी 1500 टैल सोना कोई छोटी रकम नहीं थी। हालांकि लिन मिंग मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी कीमत सुनकर वह चौंक गया। 1500 टैल सोना, यह तो सरासर डकैती थी। लेकिन अगर मैं शिलालेख लिखने की कला सीख सकूं तो मैं बहुत धन कमा सकता हूँ। मार्शल वर्ड अध्याय 10, सुंदर महिलाओं की पवित्र भूमि। पियाओटियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। सामग्री धन की तरह होती है, इसलिए उसे बर्बाद मत करो। जब लिन मिंग ने पहली बार अभ्यास शुरू किया तो उन्होंने किसी भी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बस अपने सच्चे सार का इस्तेमाल करके एक एक करके शिलालेख बनाए और उन्हें स्वामीहीन आत्मा की स्मृतियों के अनुसार चित्रित किया। इस तरह वह अपने शरीर को स्वामीहीन आत्मा की स्मृतियों में निरंतर अनुभूति प्रदान कर सके। यह बेहद उबाऊ और मानसिक रूप से थका देने वाला काम है, लेकिन लिन मिंग इसे हजारों बार चित्रित करता है। बार बार चित्रित करने की इस प्रक्रिया में उसकी आत्मा और शरीर धीरे धीरे सामंजस्यपूर्ण होते जाते हैं। अगर उसकी आत्मा शक्ति सचमुच बहुत ज्यादा खर्च हो जाती तो लिन मिंग एक ब्रेक लेता और इस समय का उपयोग शिलालेख तकनीक का परिचय का अध्ययन करने में करता। लिन मिंग की मौजूदा याददाश्त के साथ यह किताब पढ़ना बहुत आसान था। हालांकि यह किताब लिन मिंग को कोई नया ज्ञान नहीं देती, लेकिन इससे लिन मिंग को तियानयान महाद्वीप की शिलालेख तकनीक की ठोस समझ जरूर मिल सकती थी। लिन मिंग को शिलालेख कला का परिचय पूरा करने में पूरा दिन लग गया। किताब में तियांकन रेशम जैसी शिलालेख सामग्री का जिक्र नहीं था। तियांकन रेशम एक ऐसी सामग्री है जो लिन मिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने इसे व्यापार मेले में नहीं देखा। बाद में बहुत सारी जानकारी की जांच करने के बाद लिन मिंग को पता चला कि तियान्युन देश में तियांकन रेशम जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल आमतौर पर गिटार के तार बनाने में होता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह स्वर्गीय रेशम जिसे महान व्यक्ति ने याद किया था वही स्वर्गीय रेशम यहाँ भी है। विभिन्न स्तरों के कारण दिव्य क्षेत्र में पदार्थों के नाम अक्सर तियानयान महाद्वीप के पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। लिन मिंग पदार्थों की पहचान नाम से नहीं बल्कि रूप और गंध से करता है। जब तक ये शक्तिशाली लोगों की स्मृतियों से मेल खाते हैं तब तक वह निश्चित हो सकता है। जहाँ तक तियांकान रेशम का प्रश्न है, लिन मिंग के पास दिव्य क्षेत्र के तियांकान रेशम की केवल स्मृतियां हैं, लेकिन उसने तियानयान महाद्वीप का तियांकान रेशम कभी नहीं देखा है, इसलिए वह निश्चित नहीं हो सकता कि यह उसी प्रकार का है या नहीं। लिन मिंग ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और ऐसा लगा कि एक जगह थी जहाँ इस चीज के पाए जाने की बहुत संभावना थी, और वह 7 जुवानबू हवेली का किन हवेली था। सामान्यतः अधिकांश योद्धा तलवारों का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी वे चाकू, बंदूक आदि का उपयोग करते हैं, और कभी कभी वे अत्यंत विशेष हथियारों का उपयोग करते हैं, जैसे कि पियानो। किशुआनबू हवेली का नाम किशुआन घाटी के कारण स्वाभाविक रूप से किशुआन रखा गया था, और किशुआन घाटी का नाम किशुआन घाटी के संस्थापक 7 लोगों के नाम पर पड़ा। 7 लोगों के हथियार अलग अलग थे, और उनमें से एक महिला थी जो सितार बजाती थी। इसलिए किन को वर्तमान दिन तक किशुआन घाटी की एक प्रकार की विरासत के रूप में पारित किया गया है, इसलिए किशुआनबू हवेली ने किन हवेली की भी स्थापना की। हालांकि जिथे बजाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, जिनमें संगीत में अत्यधिक प्रतिभा और दक्षता भी शामिल है, इसलिए किशुआनबू हवेली का जिथे हाउस हमेशा से ही बहुत वीरान रहा है। जिथे सीखने आने वालों में 99% लड़कियां होती हैं, जिनमें से ज्यादातर सिर्फ जिथे बजाना पसंद करती हैं या अपनी भावनाओं को जगाने के लिए जिथे का इस्तेमाल करना चाहती हैं, और उन्हें मार्शल आर्ट की लड़ाई और मारकाट में कोई दिलचस्पी नहीं होती। इस बार लिन मिंग का गंतव्य किन हवेली का सार्वजनिक कक्षा कक्ष था। तियानयुन साम्राज्य में किशुआनबू हवेली की स्थापना की गई थी और हर साल किशुआन घाटी में प्रवेश के लिए प्रतिभाओं का चयन किया जाता था। तियानयुन साम्राज्य के शाही परिवार के अनुरोध पर किशुआनबू हवेली के गैर छात्रों को भी कक्षाओं में भाग लेने के लिए सार्वजनिक कक्षा में प्रवेश की अनुमति देती थी। व्याख्यान कक्ष में प्रवेश के लिए आपको दर्शक पास की आवश्यकता होगी, अन्यथा यदि सभी लोग आ जाएंगे तो व्याख्यान कक्ष निश्चित रूप से खचाखच भरा होगा। किशुआनबू हवेली में केवल शारीरिक प्रशिक्षण स्तर 3 या उससे ऊपर वाले योद्धा, कुलीन और किशुआनबू हवेली तथा तियानयुनबू हवेली के छात्र ही प्रवेश कर सकते हैं। अन्य लोगों को अनुमति नहीं है। बेशक एक्सचेंज हॉल की शिक्षण सामग्री सामान्य है और वास्तविक मूल सामग्री केवल मुख्य शिष्यों को ही दी जाती है। लिन मिंग ने लिन शियाओडोंग से दर्शक पास उधार मांगा। चूंकि लिन परिवार इतना बड़ा है, इसलिए 7 गहन मार्शल पैलेस में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले लोग जरूर होंगे। लिन शियाओडोंग के संपर्कों के कारण दर्शक पास उधार लेना मुश्किल नहीं था। लेकिन अब जैसे ही लिन शियाओडोंग ने लिन मिंग को देखा, वह चिल्लाया, भाई, प्यारे भाई, जागो। लिन शियाओडोंग ने लिन मिंग के परिश्रम की प्रशंसा की और उनका दृढ़ विश्वास था कि लिन मिंग मार्शल आर्ट में बहुत उच्च स्तर तक पहुंचेंगे। लेकिन शिलालेख की कला केवल परिश्रम और दृढ़ संकल्प से नहीं सीखी जा सकती।
सिर्फ 800 टैल सोना, ढेर सारी सामग्री और शिलालेख तकनीक की एक प्रति खरीदने के लिए और फिर खुद ही शिलालेख सीखना शुरू करने के लिए। मजाक कर रहे हो? अगर ये सचमुच काम करता तो शिलालेख विशेषज्ञ शायद सुअर के बच्चों की तरह इधर उधर भागते फिरते। इसमें कोई शक नहीं कि लिन शियाओडोंग की राय में लिन मिंग का शिलालेख कला सीखना बस एक दिवा स्वप्न है। यह न सिर्फ पैसे की बर्बादी है बल्कि समय की भी बर्बादी है। लेकिन चाहे उसने उसे कितना भी मनाने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। लिन शियाओडोंग के पास लिन मिंग को अपना दर्शक पास देने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह सोच रहा था कि लिन मिंग को क्लिनिक ले जाने का कोई समय तय करे या नहीं, यह देखने के लिए कि उसका दिमाग खराब हुआ है या उसे कोई मानसिक समस्या है। बस यूं ही लिन मिंग किशुआनुवु हवेली के किन हवेली शिक्षण हॉल में पहुंच गया। यहाँ 3 मंजिलें थी और पहली मंजिल पर कक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा था। हालांकि बेचारे लिन मिंग को यह नहीं पता था कि 7वें जुवानुवु हवेली का किन्फू शिक्षण हॉल महिलाओं के शौचालय के बराबर था और लड़कों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र था। हाल के वर्षों में किन हवेली की छात्राएं मूलतः लड़कियां ही हैं, क्योंकि जिन लड़कियों को किन सीखने में रुचि है वे ज्यादातर धनी परिवारों से हैं, बचपन से ही संगीत से प्रभावित रही हैं और उनका रूप रंग और स्वभाव अच्छा है। नतीजतन कई युवा रईसों की रुचि उनमें से 1 या 2 को लुभाने की होड़ में लग गई है। सहयोग से ये युवा रईस अपनी हैसियत के आधार पर ऑडिटिंग पास प्राप्त कर सकते थे, इसलिए वे अक्सर ऑडिट कक्षाओं के लिए किन हवेली आते थे। ऑडिटिंग तो ठीक थी, लेकिन उनमें से कुछ किन हवेली की छात्राओं के स्तनों और जांघों को घूरते रहते थे। कक्षा के बाद वे अक्सर लड़कियों को खाने या खरीदारी के लिए बाहर बुलाते थे, जिससे किन हवेली की सुंदरियां नाराज हो जाती थी। खासकर क्योंकि पियानो बजाना अपने आप में एक कला है जिसके लिए शांति और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। समय के साथ किन हवेली ने विपरीत लिंग के लोगों के प्रवेश का विरोध करना शुरू कर दिया, खासकर कुछ लड़कों का जिनकी आंखें टेढ़ी और इरादे खराब थे, जिन्हें बिना किसी दया के सीधे बाहर निकाल दिया जाता था। जब लिन मिंग किन हवेली के शिक्षण कक्ष में दाखिल हुए तब तक कक्षा शुरू नहीं हुई थी, बल्कि कुछ लड़कियां अपनी पियानो कला का आदान प्रदान कर रही थी। उनमें से एक नया पियानो बजा रही थी। पियानो की जीवंत और स्पष्ट ध्वनि मुक्त, धीमी और अर्थपूर्ण होकर हवा में फैल रही थी। लिन मिंग पास जाकर देखने लगा। वे जो डोरियां इस्तेमाल करते थे वे तियांकन रेशम से नहीं बनी थी। यह तो अपेक्षित ही था। तियांकन रेशम महंगा और दुर्लभ था। इसके अलावा तियांकन रेशम से बनी डोरियां बहुत सख्त होती थी। अगर किसी की साधना पर्याप्त ऊंची न हो तो हाथों में चोट लग सकती थी। इसलिए किन हवेली की ये लड़कियां उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती थी। जब लिन मिंग पास आया तो पियानो बजा रही लड़की इतनी ध्यानमंद थी कि उसे ध्यान ही नहीं आया, लेकिन संगीत सुन रही 2 लड़कियों ने स्वाभाविक रूप से उसे देख लिया। उन्होंने भौहें चढ़ाई लेकिन कुछ नहीं कहा। कभी कभार कुछ लड़के बुरे इरादों के साथ मक्खियों की तरह उनके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। ये लड़के एक भी सुर नहीं जानते, पर खुशी खुशी दौड़कर आते हैं और कहते हैं कि वे अपनी भावनाओं को जगाने के लिए पियानो बजाना सीखना चाहते हैं, पर उनकी नजरें बस लड़कियों की छातियों पर टिकी रहती हैं। ऐसे लड़कों को देखकर इन लड़कियों को घिन आती है। हालांकि लड़कियां बहुत ही पतली होती हैं और ज्यादातर किसी भी बात की शिकायत करने में शर्म महसूस करती हैं, इसलिए कई विकृत लोग ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और लड़कियों को छू भी लेते हैं। बाद में किन हवेली की सबसे बड़ी बहन ने बहनों का एक समूह बनाया और एक क्लास के दिन उन्होंने उन सभी विकृत लोगों को बाहर निकाल दिया जो लड़कियों को लेने किन हवेली आए थे। हालांकि कुछ बेशर्म बदमाश हमेशा ऐसे होते हैं जो बाहर निकाले जाने के बाद खुशी खुशी वापस आ जाते हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि वे यहाँ पियानो सीखने आए हैं, और अगर वे क्लास के बाद खूबसूरत लड़कियों से मिलते भी हैं तो वह सिर्फ कला पर चर्चा करने के लिए होता है और उनके मन में कोई गंदे विचार नहीं होते। पता चला कि यह बड़ी बहन भी बहुत सख्त मिजाज की थी। अगले दिन उसने दरवाजे पर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, पुरुषों और कुत्तों का अंदर आना मना है। इस घटना ने काफी हंगामा मचाया और अंततः वो हवेली के शीर्ष प्रबंधन को चिंतित कर दिया। स्कूल के हस्तक्षेप के बाद ही इसका समाधान हुआ। स्कूल ने कक्षाओं का ऑडिट करने के लिए पुरुषों को किन हवेली में प्रवेश करने से नहीं रोका था, लेकिन जो लड़के अंदर आए थे क्या वे वास्तव में पियानो सीख रहे थे, इसका फैसला किन हवेली की लड़कियों को करना था। अगर सर्वसम्मति से यह माना जाता कि उनके इरादे बुरे थे तो उनका ऑडिटिंग प्रमाण पत्र सीधे रद्द कर दिया जाता था। बस इसी तरह धीरे धीरे वह आदमी किन्फू शिक्षण हॉल में दिखाई नहीं दिया। लिन मिंग स्वाभाविक रूप से इन संकेतों से अनजान थे। कुछ देर ढूंढने के बाद भी जब उन्हें तियांकन रेशम से बनी गुकिन नहीं मिली तो वे यूं ही शिक्षण कक्ष के किनारे स्थित पुस्तकालय में साहित्य ढूंढने चले गए। जब वह चला गया तो कई लड़कियां अभी बजाना खत्म कर चुकी थी। उन्होंने दूर से किताबों की अलमारी के सामने खड़े लिन मिंग को देखा और फुसफुसाते हुए कहा, यह लड़का पियानो बजाने वाला तो बिल्कुल नहीं लग रहा। खैर, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। तुम बहुत दूर लग रहे हो। तुम तो बस जियाओ कियान के हाथ को घूर रहे थे। नहीं, सच में नहीं। वह ज्यादा बूढ़ा नहीं दिखता, सिर्फ 15 या 16 साल का। मेरे शहर में लड़कों की शादी 16 साल की उम्र में हो जाती है। मेरी उम्र की लड़कियां तो माँ बन चुकी हैं। बोलने वाली लड़की सिर्फ 17 या 18 साल की थी। तियानयुन शहर में आमतौर पर 18 साल की उम्र में ही शादी हो जाती है। देहात में लोग अक्सर 1-2 साल पहले ही शादी कर लेते हैं। 16 साल की उम्र में शादी होना कोई असामान्य बात नहीं है। छोड़ो भी, वैसे भी यह हमारा कोई काम नहीं है। बड़ी बहन जल्द ही क्लास में आने वाली है। अगर उनके मन में कोई गलत विचार आया तो वह उन्हें जाने के लिए कह देंगी। बेशक लिन मिंग ने लड़कियों की चर्चाएं नहीं सुनी, वरना वह अवाक रह जाता। जियाओ कियान के हाथों को देखने का तथाकथित मतलब सिर्फ तारों की सामग्री को देखना था। वह जानकारी ढूंढ रहा है। किन हवेली का संचार कक्ष बहुत बड़ा है। पियानो कक्ष के एक तरफ एक बड़ा क्षेत्र पुस्तकालय के रूप में आरक्षित है, जिसमें विविध संगीत ज्ञान और संगीत स्कोर हैं। लिन मिंग को संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने जानकारी खोजी और आखिरकार उन्हें वह जानकारी मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी, तियानकिन बांग। लायरा सूची में विभिन्न प्राचीन उत्कृष्ट जिथरों की सूची दी गई है, जिसमें उनके मूल, उपयोगकर्ता, निर्माता और निर्माण सामग्री आदि का विस्तृत परिचय भी शामिल है। स्वाभाविक रूप से जिथर के तार बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तियांकान रेशम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिन मिंग बहुत खुश हुए और उन्होंने शुरुआत की। लायरा लिस्ट तियांकान रेशम के विभिन्न गुणों और संग्रह विधियों का परिचय देती है। बस एक ही अफसोस है कि तियांकान रेशम की कोई तस्वीर नहीं है। हालांकि लिन मिंग अभी भी मोटे तौर पर पुष्टि कर सकते हैं कि इस प्रकार का तियांकान रेशम वही तियांकान रेशम है जिसकी उन्हें तलाश है।
लिन मिंग ध्यान से देख रहा था और उसने ध्यान नहीं दिया कि किन हवेली की कक्षा में छात्राएं बढ़ती जा रही थी। उन्होंने स्वाभाविक रूप से कोने में खड़े लिन मिंग को देखा। सुंदरियों के समूह के बीच एक पुरुष बहुत ही विशिष्ट लग रहा था। हालांकि लिन मिंग ने इधर उधर नहीं देखा और उसका ध्यान पूरी तरह से किताब पर केंद्रित था। हालांकि बहुत संभव था कि वह नाटक कर रहा हो, वह नाटक ही तो कर रहा था। वह किसी को सिर्फ चोर होने के शक में गिरफ्तार नहीं कर सकता था। मूल रूप से कक्षा सुचारू रूप से चलती रहती, लेकिन दुर्भाग्य से किन हवेली की वरिष्ठ बहन पुरुषों के प्रति बहुत पूर्वाग्रह रखती थी। इस सबसे बड़ी बहन का नाम कुलीन युवा स्वामियों के बीच बहुत मशहूर था। पुरुषों या कुत्तों का प्रवेश वर्जित लिखा बोर्ड आज भी कई युवा स्वामियों को याद करके सिहरन पैदा कर देता था। कुछ लोगों ने मन ही मन उसे कभी शादी न करने का श्राप दे दिया था।